नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी और अहम खबर की। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शीर्ष अदालत ने अंतरिम आदेश दे दिए हैं। सरकारों को मजदूरों से ट्रेन बस का कोई भी किराया ना लिया जाए, ऐसे आदेश जारी किए गए हैं और रेल के सफर में लोगों को रेलवे खाना पीना दे, ये भी आदेश रेलवे को दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों को भी आदेश दिए गए हैं कि जो जहां पर फंसा हुआ है, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला है, लेकिन अगर वो किसी भी राज्य में फंसा हुआ है तो ये उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको खाना मिले, उसको भोजन मिले। तो प्रवासी मजदूरों का जिस तरीके से बुरा हाल देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, जब से देश में लॉकडाउन और कर्फ्यू की स्थिति देखने को मिल रही है, तब से प्रवासी मजदूर खासा परेशान दिखाई दे रहा है। कहीं पैदल जा रहा है तो कहीं साइकिल पर सवारी की जा रही है और कोसों तक पैदल चलने के लिए मजबूर है, खून के आंसू रोने को मजबूर है। अगर कहीं सीमा पर पुलिस मिल जाती है तो पुलिस की मार भी प्रवासी मजदूर ही खा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रवासी मजदूर अभी भी सड़कों पर है और परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ संख्या है जो अपने घरों तक पहुंच गए हैं, कुछ क्वारंटीन में परेशान हैं, तो कुछ दूसरे राज्यों में अभी तक फंसे हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर खुद ही 26 तारीख को संज्ञान लिया था और केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब में आज ये सुनवाई हुई है। और इस सुनवाई के वक्त जब दोनों ही केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से अपना पक्ष रखा गया, तो उसके बाद ये अंतरिम आदेश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं केंद्र और राज्य सरकारों को कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनकी यात्रा का किराया उनसे ना लिया जाए, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए और जो जहां पर फंसा हुआ है उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अगर वो किसी भी राज्य में फंसा हुआ कोई भी प्रवासी मजदूर है तो उसकी उसी राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे खाना मुहैया करवाया जाए और कोई भी परेशानी ऐसे लोगों को ना आए। महेश तिवारी अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी नमस्कार। महेश जी, किस तरीके से देखते हैं, जैसे लॉकडाउन में पिछले काफी समय से हम लोग देख रहे हैं तस्वीरों में, जिस तरीके से तस्वीरें, भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर पैदल चल रहे थे मजदूर और अभी भी चल रहे हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश दिए हैं, क्या कुछ असर इसका देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपको इसमें अपडेट करना चाहूंगा जी कि जो ये पिटीशन चल रही है ये किसी की तरफ से फाइल नहीं हुई है। जी 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 ये कोर्ट ने इसे सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर के जी और इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जी हुआ ये था कि पहले एक पिटीशन आई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था जी और सुप्रीम कोर्ट ने ये विश्लेषण दिया जी कि ये गवर्नमेंट का काम है और इसमें अभी हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जी लेकिन विगत दिनों में आपने देखा होगा कि जिस तरह से तस्वीरें आ रही थी, रोड पे लोग चल रहे थे, जी जनता परेशान हो रही थी और अभी कुछ दिनों में ये सूचना आई थी जी कि कुछ लोगों की मौत हो रही है रास्ते में खाने पीने के अभाव में। जी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे तुरंत एक्शन लिया जी और स्टेट गवर्नमेंट, सारे स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन ऑफ इंडिया को उन्होंने नोटिस किया, जी जिसमें आज बृहद सुनवाई हुई। जी सुनवाई के दौरान ये इंटरिम आर्डर पास किया गया है जी कि जो भी मजदूर जी। जाना चाहें, जी प्रवासी मजदूर जाना चाहें, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में ट्रेन की व्यवस्था की जाए जी और उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। और स्टेट गवर्नमेंट को यह डायरेक्शन हुआ है जी कि जब वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वहां पर आए, जी उस टाइम उनको वहां पर रुकने का और खाने पीने की व्यवस्था की जाए। जी और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, जी। मैं बताना चाहूंगा कि जी। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट ये खींचातानी होती थी कि इनका किराए का पैसा कौन देगा। जी जी तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थिति साफ कर दी है जी कि इसका जो भी खर्चा होगा लोगों को ले जाने के लिए, जी वो स्टेट गवर्नमेंट और सुप्रीम और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जी दोनों लोग इसको मिल करके देंगे और जो जी। परसेंटेज होगा जी। वो खुद वो स्वयं तय करेंगे। जी तो ये आदेश पारित हुआ है। बहुत सम्मानजनक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर के जी और इस तरह से जनता के हित में ये फैसला दिया है। जी। अभी ये इंटरिम आर्डर है जी और बृहद फैसला बाद में आएगा, जी बट ये संतोषजनक है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जी जी
वो इनएडिकेट रूप में कार्रवाई कर रही थी, अब पूर्णतः वो कार्रवाई जी। करेंगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा आने वाले दिनों में। जी महेश जी, तमाम दावे किए जा रहे हैं केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से कि वो मजदूरों के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, ट्रेनें भी चला रहे हैं और लाखों मजदूरों को घरों तक भी पहुंचाया जा चुका है। ऐसे दावे, तमाम दावे दोनों ही सरकारों की तरफ से किए जाते रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया है तो क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा? मेरा सवाल ये सीधा सा, क्योंकि जिस तरीके से ढुलमुल रवैया सरकारें अपना रही हैं और मजदूर परेशान हो रहे हैं, तो क्या अब मजदूरों को राहत मिलने के आसार हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अगली कार्रवाई जी 5 तारीख के लिए फिक्स करी है और इस बीच में स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूनियन ऑफ इंडिया को ये निर्देश दिया गया है कि वो जवाब फाइल करें। जी इसके तहत जो उन्होंने एक्शन टेकन रिपोर्ट है, जो एक्शन लेंगे उसको उसमें लिखेंगे। जी और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को त्वरित कार्रवाई करनी होगी जी और इस बीच में अगर कहीं से कोई रिपोर्ट आएगी जी जहां पर मजदूरों के पलायन में कहीं कोताही बरती जाएगी या वहां पर किसी को कोई अभाव होगा, जी तो ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना समझी जाएगी जी और इसमें फिर उस स्टेट को प्रॉब्लम आ सकती है जी जिस स्टेट में ये इस तरह की प्रॉब्लम मजदूरों को फेस होगी फ्यूचर में। जी जी महेश जी, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में अभी भी जो मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं और अगर वो घर जाना चाहते हैं तो उनको सही तरीके से जानकारी नहीं मिल पाती है उनकी ट्रेन की। अगर वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप कल आना, या फिर इस तरीके से टाल मटोल होती रहती है। तो अब कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता, सही तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता, सही तरीके से अगर उनको सूचना नहीं दी जाती और जो सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंचाई जाती, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। निश्चित रूप से, क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरिम डायरेक्शन है जी तो सारी जितने भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार हैं, ये इंटरिम ऑर्डर को पालन करना होगा उनको। जी क्योंकि इंटरिम डायरेक्शन को पालन नहीं करते तो सीधा सा कंटेम्प्ट होता है। जी बट यहाँ पर मैं आपको इंडिकेट करना चाहूंगा, जहां तक प्रवासी मजदूरों की परेशानी है जो उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, जी इसके पीछे क्या होता है, मैनेजमेंट का अभाव होता है। जी उनको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए और जब वो वहां पर आए तो उनको रजिस्ट्रेशन करवा करके उनकी जो चेकिंग होती है, थर्मल चेकिंग होती है, जी जी वो सब एडवांस में करना चाहिए, जिससे कि जब ट्रेन वहां पर लगे वो सीधा सा अपने ट्रेन पे पहुंच जाए। जी और दूसरी बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है जी कि जहां पर मान लो 10 ट्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पर केंद्र सरकार 2 ट्रेनें उपलब्ध करा रही है, जी तो इसके लिए भी होना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में ट्रेनों का संचालन हो, जी जिससे प्रवासी मजदूर अपने अपने गंतव्य स्थान तक आसानी पूर्वक पहुंच जाए। जी। तो महेश जी, क्या कुछ लगता है आपको, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं देरी हुई है इस पूरे मामले पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से देरी नहीं हुई है, जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इमीडिएट किसी मामले पर नहीं कूद सकता। जी 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 पहले वो ये देखते हैं कि ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, जी प्रशासन के नहीं समझ में आता तो ये जिम्मेदारी शासन की होती है, जी और जब उनसे भी नहीं समझ में आता तो ये पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, क्योंकि कोविड-19 जो है जी जी ये नेशनल आपदा, राष्ट्रीय आपदा घोषित हो चुकी है, तो इसमें जी। सारी कार्रवाई केंद्र सरकार के डायरेक्शन पे होती है। जी जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अब इन लोगों से कहीं न कहीं कोताही बरती जा रही है, समझ में किसी के नहीं आ पा रहा है और प्रवासी मजदूर परेशान हो रहे हैं, जी और आप लोगों की तरफ से, मीडिया की तरफ से सारे न्यूज इस तरह से आ रहे हैं, आपने टीवी पर भी देखा होगा कि जी, लोग जी। परेशान हो रहे हैं, जी तो सुप्रीम कोर्ट ने सही टाइम पर इंटरफेयर किया है। और मैं समझता हूँ जी कि इस तरह से इंटरफेयर करना ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब सारी सरकारें फेल हो जाएं जी तब उनको आना चाहिए, उनको शुरू में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जी। इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो सकता है। जी महेश जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े और प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने अब खुद संज्ञान लिया है इस मामले पर और सुनवाई हुई है। फिलहाल अंतरिम आदेश जारी किए गए हैं राज्य और केंद्र सरकारों को, और प्रवासी मजदूरों के लिए तमाम सुविधाएं, तमाम व्यवस्थाएं करने के लिए कहा गया है, और रेल का किराया या किसी भी तरह की यात्रा का किराया ना लेने के लिए आदेश दिए गए हैं। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जिस राज्य में जो मजदूर फंसा हुआ है उसकी जिम्मेदारी उसी राज्य की है जहां पर वो फंसा हुआ है। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर के विजय राघवन ने यह बयान दिया है कि कोरोना की वैक्सीन बनाने में देश के 30 ग्रुप जुटे हुए हैं और एक ही समय में 100 से अधिक वैक्सीन पर काम चल रहा है। ये बड़ी और अहम खबर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सामने आई है।
भारत के वैज्ञानिक सलाहकार ने यह जानकारी दी है कि 30 ग्रुप भारत में इस वैक्सीन का निर्माण करने में जुटे हुए हैं और इस वैक्सीन का निर्माण भारत में सबसे पहले किया जा सकता है, ये उन्होंने संभावना जताई है। हालांकि उन्होंने तमाम पहलुओं पर बातचीत की है और ये भी कहा है कि वैक्सीन बनाने में काफ़ी रिस्क है और बड़ी चुनौती है इस वैक्सीन को बनाना, लेकिन भारत की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है और जो वैक्सीन 10 से 15 सालों में बनती है उसको 1 साल के भीतर भीतर बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि इसको लेकर के उन्होंने खर्च की बात भी कही है कि काफ़ी खर्च भी होगा और 4 पद्धतियों का इस्तेमाल कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए किया जा रहा है और भारत में 30 ग्रुप ऐसे हैं, विदेशी ग्रुप भी इसमें शामिल हैं जो वैक्सीन बनाने के काम में जुटे हुए हैं लगातार। भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने यह बयान दिया है और इस दौरान उन्होंने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि 30 ग्रुप जुटे हुए हैं वैक्सीन बनाने को लेकर। डॉक्टर आशुतोष दुबे हैं, चिकित्सक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। आशुतोष जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। आशुतोष जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। जी जी। आशुतोष जी, किस तरीके से देखते हैं इस बयान को, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार की तरफ से यह बयान दिया गया है कि 30 ग्रुप लगातार लगे हुए हैं वैक्सीन बनाने को लेकर के और लगातार पूरी तरीके से पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि जो वैक्सीन बने वो पूरी तरह से सही हो और उच्च क्वालिटी की हो, क्वालिटी में कोई भी किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए। जी जी। देखिए जी, वैज्ञानिक जो है वैक्सीन बनाने में लगे हैं और वैक्सीन बनाना एक बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें वैक्सीन पहले बनाई जाती है, फिर उसका जो है जंतुओं पर परीक्षण किया जाता है। जब उसमें कुछ मानक फिक्स होते हैं उसको क्वालिफाई करता है तो मनुष्य पर किया जाता है और मनुष्य पर ये स्टडी की जाती है कि इसकी वैक्सीन के कितनी जो है लाभ कितना होगा, कितना नुकसान होगा, इसका साइड इफेक्ट क्या है। तो ये प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है। अभी हम लोग जो है निश्चित रूप से प्रसन्न हैं कि वैक्सीन बनने में लग रहा है, लेकिन एक बात ये निश्चित होती है कि किसी भी वैक्सीन की आने में, बनने में कम से कम 1 से 1.5 साल तक मैक्सिमम समय लग सकता है। तो निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक कदम है सरकार का। लोगों को जो वैक्सीन बना रहे हैं उनको सहयोग दे रही है और कंपनियां आगे आ रही हैं। तो लेकिन अभी हमें वैक्सीन के लिए इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वैक्सीन का प्रोडक्शन जो होता है काफी एक जटिल प्रक्रिया के दौरान से गुजरता है और ये जितना कहने में लगता है उतना आसान नहीं होता है। प्रयोग में काफी गंभीर परीक्षण किए जाते हैं, फिर इसके बाद इसका जो है जंतुओं पर इसका ट्रायल होता है, फिर मनुष्यों पर ट्रायल होता है, फिर उससे जो रिजल्ट निकलते हैं उससे जो सेफ्टी प्रोफाइल बनता है उसके आधार पर एक वैज्ञानिकों की कमेटी होती है, वो निर्णय लेती है और जो शीर्ष संस्था होती है, जैसे अपने हिंदुस्तान में ICMR है, विश्व में WHO है, ये निर्णय लेती है कि हमें वैक्सीन लगवानी है या नहीं लगवानी है। जब इन सब कठिन परीक्षणों से कोई वैक्सीन गुजर जाती है तब वो आम जनमानस के प्रयोग के लिए लाई जाती है। तो निश्चित रूप से सरकार का जितने भी लोग, जो इतनी प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं या जितने भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां आ रही हैं, ये वैक्सीन बनाने की दिशा में अग्रसर हैं, सहयोग कर रही हैं। ये सराहनीय कदम है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से वैक्सीन के मार्केट में आने में कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लग जाएगा। जी, डॉक्टर आशुतोष जी, डॉक्टर के विजय ने जिस तरीके से बताया है कि 10 से 15 साल लग जाते हैं एक वैक्सीन को बनाने में और 100 से अधिक वैक्सीन पर फिलहाल काम चल रहा है, 30 ग्रुप ऐसे हैं जो वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, तो पूरी उम्मीद ये समझी जा सकती है कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं भारत तेजी से प्रगति कर रहा है और जल्दी ही वैक्सीन हमारे सामने होगी। जी, और डॉक्टर आशुतोष जी, किस तरीके से देखते हैं भारत की इस उपलब्धि को, क्योंकि इसे उपलब्धि अगर कहा जाए जिस तरीके से भारत में काम चल रहा है वैक्सीन को बनाने को लेकर के, तो किस तरीके से भारत अपने आप का एक प्रदर्शन कर रहा है विश्व स्तर पर? देखिए, भारत में बुद्धिमानों की कमी नहीं है, भारत में बुद्धि की और मैन पावर की कमी नहीं है और निश्चित रूप से भारत सरकार का जो सकारात्मक सहयोग है, इससे भारत के वैज्ञानिकों में एक आशा की किरण जगी है। वो पूरे अपनी जो है मानसिक क्षमता के साथ वैक्सीन को बनाने में जुटे हैं और निश्चित रूप से इसमें जो है भारत अग्रणी होगा और भारत नेतृत्व करेगा। भारत निश्चित जल्दी से अच्छी सी अच्छी वैक्सीन बना करके आम जनमानस को उपलब्ध कराएगा।
जी डॉक्टर आशुतोष जी, इस बात को किस तरीके से देखते हैं, जैसे कि अब लगातार भारत में 1.5 लाख से ऊपर ये मामले जो हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के वो बढ़ते जा रहे हैं और लगातार हर दिन अगर एवरेज की बात की जाए तो फिलहाल 6 से 7 हज़ार तक मरीज हर दिन पाए जा रहे हैं। और इसको लेकर के कितनी चिंता भारत सरकार कितनी चिंता जता रही है और किस तरीके से काम किया जा रहा है? देखिए, भारत सरकार निश्चित रूप से चिंतित है। अगर भारत सरकार चिंतित न होती तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू, 24 मार्च से जो है लॉकडाउन की घोषणा नहीं करती। आप ये स्वयं जानते हैं कि लॉकडाउन का निर्णय कितना कठोर होता है। जब किसी देश का प्रधानमंत्री जो है लॉकडाउन का निर्णय लेता है तो अपने दिल पर पत्थर रख करके लेता है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरे देश के खान पान की व्यवस्था की जिम्मेदारी उसकी होती है। इस निर्णय को भारत के प्रधानमंत्री ने लिया केवल इसलिए कि हमारा जनधन सुरक्षित रहे। और निश्चित रूप से अगर आज जो है ये हमारा लॉकडाउन न हुआ होता तो हमारी ये संख्या लाखों में पहुंच गई होती। जो अभी 1.5 लाख के करीब हम 2.25 लाख पहुंच गए हैं, तो ये हम 10 से 15 लाख के ऊपर हो गए होते हैं। लेकिन हमारी मृत्यु दर बढ़ गई होती। लेकिन डॉक्टर आशुतोष जी, सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। लॉकडाउन जो है स्टेप वाइज स्टेप खोलने की जरूरत है। आम जनमानस को स्वयं सजग और सतर्क रहना है। मैं सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि सब लोग अपना एक स्व अनुशासन बना लें। पहला, वो घर से बाहर ना निकलें। दूसरा, अगर किसी भी दूसरा स्व अनुशासन है, अगर बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगा के निकलें। और तीसरा अनुशासन, स्व अनुशासन है कि अगर बाहर जा रहे हैं मुंह पर मास्क लगा के जाएं और एक दूसरे से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी बना करके रखें। और चौथा स्व अनुशासन होगा कि अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें या साबुन पानी से धोते रहें। अब ये केवल सरकार की समस्या नहीं है, आम जनमानस को है। सरकार ने सबको सचेत कर दिया है, सबको कोरोना के बारे में बता दिया है। अब सभी लोगों का यह दायित्व होता है, सब लोग मिल करके सरकार के साथ सरकार का सहयोग करें और इन्हीं 4 अपने नियमों का पालन करें। निश्चित रूप से सब एक दूसरे में इम्यूनिटी का डेवलपमेंट होगा और एक दूसरे हम लोग जो है कोरोना के प्रति जो है अपने अंदर एंटीबॉडीज डेवलप करेंगे और कोरोना मात खाएगा भारत में। जी डॉक्टर आशुतोष जी, जिस तरीके से लॉकडाउन का चौथा चरण भी अब खत्म होने को है, तो आपकी क्या कुछ राय है, क्या 5वां जो चरण है वो लागू किया जाना चाहिए? देखिए, अभी वैज्ञानिकों के मत और जिस हिसाब से ये चल रहा है, अभी जैसे खास करके तमाम जगहों से, तमाम प्रांतों से, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में लोग आ जा रहे हैं, तो तकरीबन मेरे मत से लगभग जो है 15 दिन का एक लॉकडाउन और जो है हमारा बढ़ना चाहिए और मेरे ख्याल से संभवतः बढ़ेगा ये। जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशुतोष दुबे जी। आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को जिस तरीके से आपने बताया कि अब खुद दर्शकों को या आम लोगों को, आम जनमानस को अब ये समझना होगा कि कोरोना से किस तरीके से बचाव करना है। जो शुरुआती एहतियात बरते जाने थे वो सरकार ने बरते और अब खुद हर नागरिक को ये जिम्मेदारी उठानी होगी और सावधानियां बरतनी होगी, तभी इस कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से बचा जा सकता है। चलिए फिलहाल बड़ी खबरों में रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आओ मिश्रा जी आओ। सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल। मैं सुनिया तुसी अपने घर जाना चाहते हो? नहीं जी, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ 4 ਚ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੀਏ। 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ, अपनी सुरक्षा अपने हक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे। भीषण गर्मी से जल्द राहत मिल सकती है। 1 जून को केरल में दस्तक दे सकता है मानसून। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान। अब मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार इस साल देश में सामान्य बारिश की संभावना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से लगातार मौसम में जो गर्मी है वो लगातार देखने को मिल रही है और लगातार तापमान बढ़ रहा है। हालांकि बीच बीच में मौसम बदल भी रहा है, आंधी भी चल रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और कई जगहों पर बारिश भी हो रही है, लेकिन गर्मी
लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उत्तर भारत में, और दिल्ली एनसीआर के इलाके में खासतौर पर गर्मी बढ़ रही है। और अगर बात राजस्थान की जाए तो 47 के पार वहां पर तापमान पहुंच चुका है। और ये बड़ी खबर सामने आई है निकल करके भारतीय मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान लगाया है उसके अनुसार 1 जून को केरल में मानसून दस्तक दे देगा। भीषण गर्मी से जल्द ही राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान लगाया है कि इस साल में देश में सामान्य बारिश हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, इस साल देश में सामान्य बारिश की संभावना है। भीषण गर्मी से जल्द ही राहत मिल सकती है क्योंकि 1 जून को केरल में दस्तक दे सकता है मानसून। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना का जो संकट है वो देश पर लगातार बना हुआ है और अब गर्मी भी अपना कोहराम मचा रही है, गर्मी भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन अगर कोई ज़रूरी काम भी है तो गर्मी अपना तांडव मचा रही है। और जिस तरीके से लगातार पारा बढ़ता जा रहा है, आम लोगों में चिंता बनी हुई है। लेकिन अब राहत की खबर सामने निकल करके आ रही है कि 1 जून से केरल में मानसून दस्तक दे सकता है और इस साल देश में सामान्य बारिश हो सकती है। चलिए अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ रुख करते हैं। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल का आतंक देखने को मिल रहा है। यूपी के कई जिलों में टिड्डी दल पहुंच गया है। सरकार ने अब इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। टिड्डी दल लगातार समय समय पर अपना आतंक ये भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश तक टिड्डी दल का आतंक पहुंच गया है और ये टिड्डी दल फसलों को पूरी तरह से तबाह कर देता है। इसके लिए अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। टिड्डी दल अब दिल्ली में भी हमला कर सकता है तो वहीं यूपी में इसने प्रवेश कर लिया है। सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग को खासतौर पर अलर्ट किया गया है। पाकिस्तान से टिड्डी दल का ये आतंक देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ये टिड्डी दल आता है और राजस्थान, पंजाब होते होते हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक ये फैल रहा है, आतंक मचा रहा है। अब सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है और यूपी में भी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल का आतंक देखने को मिल रहा है। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत जी, क्या कुछ जानकारी है टिड्डी दल को लेकर के, किस तरीके से अब सावधानी बरतने के दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से टिड्डियों का आक्रमण अब अन्नदाता अपने किसान पर पड़ रहा है, दोहरी मार है। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से एक तो वैसे ही उनकी सब्जियां और अनाज काफी देर बाद मार्केट में जाता है, जिसमें उनको काफी घाटा हुआ। और अब जब फसलें कुछ तैयार हो रही हैं, कुछ लग रही हैं, उसको टिड्डियां पूरी तरीके से चटकरे दे रही। कहीं ना कहीं सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। झांसी से इसकी एंट्री हुई है, राजस्थान बॉर्डर से होता हुआ ये आया है और सीधे तौर पे जो टिड्डियों का दल है इनको भगाने के लिए डीजे बजवाए जा रहे हैं। कई जगह शोर किया जा रहा है क्योंकि शोर से ये भागती हैं। इसके अलावा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है और किसानों को इनसे बचाव के सारे उपाय बताए जा रहे हैं। जिले में, हर जिले में जहाँ पर टिड्डियों का आतंक है वहां पर ताबड़तोड़ मीटिंग्स हो रही है और किसी भी तरीके किसानों की फसलों को किस तरीके से बचाया जाए उसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है। जी पुनीत जी, जिस तरीके से आपने बताया कि किसानों की फसल जो है उसको ये तबाह करता है, तो कृषि विभाग की तरफ से क्या कुछ सतर्कता बरती जा रही है? देखिए, सीधे तौर पे कीटनाशक की अपने देश में कमी नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के चलते अब की बार समय से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किसानों की फसलों पर हो नहीं पाया और न खेतों पर हो पाया, क्योंकि फसल कटने के बाद एक बार छिड़काव किया जाता है और सीधे तौर पे ऐसी दवाएं छिड़की जाती हैं जिससे टिड्डियां वगैरह जो होते हैं, इनका जो आतंक होता है ये कम हो जाता है। ये अगर किसी ऐसे कीटनाशक वाली फसलें जो होती है तो उनके पास जाती नहीं है और अगर जाती हैं तो वहाँ ये समाप्त हो जाती है। लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते देरी हुई है, इसकी वजह से ये अपने देशों में नहीं है, अन्य देशों में भी कीटनाशक का छिड़काव नहीं हो पाया, जिसके चलते इनकी संख्या इस बार ज्यादा है और ये सीधे तौर पे ईरान और पाकिस्तान के रास्ते भारत में इंटर करी है। और अब उत्तर प्रदेश में झांसी के रास्ते, झांसी उन्नाव के अलावा कई अन्य जिले हैं जहां पर किसानों की फसल को पूरी तरीके से चट कर दे रही है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और कृषि विभाग सीधे तौर पर किसानों को जो भी समूह में सीधे तौर पर उनको कीटनाशक दवाएं वितरण कर रहा है और कैसे उनका छिड़काव करना है, कैसे इनसे बचाव करना है, पूरी गाइडलाइन उनको बताई जा रही है। जी पुनीत जी, तमाम
अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान से आए टिड्डी दल का आतंक देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश तक यह टिड्डी दल पहुंच गया है और किसानों की फसलों को तबाह करने का काम किया जा रहा है। हालांकि कृषि विभाग और आम नागरिक भी अब जागरूक हो गए हैं और शोर मचा करके इस टिड्डी दल को भगाने का काम किया जा रहा है। चलिए इसी बीच शुरू करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना से पुलिस हेड कांस्टेबल जगदीश पोटे की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर, दुखद खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इलाज चल रहा था और पत्नी सहित परिवार के अन्य लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई से सामने आई है, जहां पर एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। कोरोना वायरस के चलते कांस्टेबल जगदीश पोटे की मौत कोरोना की वजह से हो गई है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी पुलिसकर्मी की और उसके बाद पूरे परिवार को, पत्नी सहित पूरे परिवार को क्वारंटीन किया गया है। लेकिन ये दुखद खबर सामने आ रही है, एक और पुलिस का जवान कोरोना की भेंट चढ़ गया है। मुरारी सिंह विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है पूरी इस मामले को लेकर के, जिस तरीके से एक पुलिसकर्मी की जान चली गई है कोरोना वायरस की वजह से? जी बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि मुंबई के मलाड स्थित मालवनी पुलिस स्टेशन में तैनात थे और पिछले लॉकडाउन से ही लगातार वो ड्यूटी पर थे। कभी भी उन्होंने छुट्टी नहीं लिया था और जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, उनके काम की भी काफी सराहना हो रही थी। जगदीश पोटे जब ड्यूटी पर तैनात होते थे तो लॉकडाउन की पालन की बात हो या फिर लोगों की भीड़ हटाने की, बड़े ही सरलता के साथ काम करते थे और पुलिस स्टेशन में उन्हें काफी सम्मान मिलता था। लेकिन आज उनका कोरोना से जो है उनकी मौत हुई है, जिसे लेकर के पूरी पुलिस स्टेशन की अगर बात करें तो जरूर उन पुलिस के जवानों में मायूसी देखी जा रही है। जी मुरारी जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद से पूरे परिवार को क्वारंटीन किया गया है। लेकिन ये दुख भरी खबर सामने आई है, मुंबई से ये खबर सामने आई है, जहां पर सबसे ज़्यादा मामले कोरोना संक्रमण के देखने को मिल रहे हैं। वहीं से ये जानकारी सामने आ रही है कि एक पुलिस कांस्टेबल जगदीश की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो गई है। चलिए बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार। एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ एएनबी न्यूज पर।
ANB न्यूज ने ठाना है कोरोना को हराना है। आप इस बंदी को गति देने के लिए जो बेहतर और कारगर उपाय होंगे उसको करेंगे। उसके तहत आपने देखा पहले हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में छूट दी, उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं उसमें कई शर्तों के साथ उसको भी खोलने का हम लोगों ने निर्देश दिया। लगभग 30-33% के लोगों